Okay, so in the last class, we have discussed about different means of central tendencies that we have discussed in the previous class. And related to that, the second point of discussion is measures of variability. So, what the basic aspect of measures of central tendency is that you try to represent the data in terms of certain uh, what you can say, the certain statistical figure like mean, median, mode. So these things are just trying to represent the whole set of data by a single value. Whenever you are noticing mean, whenever you are getting the median or mode, you are able to understand that what is the actual what that total set of data points are representing. So when going further, you have also noticed कि मीन जो है ये तो सारे पॉइंट्स को अगर आप साथ में लेते हैं और किसी एक पॉइंट पे भी अगर फ्लक्चुएशन होता है देन दी whole mean value gets changed. So mean is very sensitive point and better representation of a particular data set. लेकिन मीडियन में और मोड में हमने देखा था कि दे आर नॉट क्वाइट बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल डेटा सेट. हो सकता है कि आपके डेटा पॉइंट्स में व्हाट यू कैन से आपका डिफरेंसेस आ जाए, लेकिन आपका मीडियन जो है वो उस समय भी वही रहे. सो ये और उसी तरह से मोड में भी ऐसा हो सकता है कि देयर में बी आप सेट पर्टिकुलर सेट ऑफ वेरिएबल्स जहाँ की कोई मोड ही ना हो, और इसका भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा. सो बेसिकली मीन इज क्वाइट यूजफुल. जब भी आप कोई स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च में बात करते हैं तो हमने देखा है कि मीन का काफी यूज है. मीडियन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते हैं. मोड का तो ऐसे कोई यूज दिखता नहीं है, लेकिन इस बट जनरली ये हमारा एक टोटल डेटा सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं तो अगर आपको एक्चुअली पूरा आपको डेटा के पैटर्न को समझना है, डेटा सेट को समझना है, तो वेरिएबिलिटी जो है वो एक अच्छा मेजर होता है जब आप ये समझ सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन से जो सैंपल ड्रॉ किया गया है वो क्या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या पॉपुलेशन के से कितना मिलता जुलता है. तो दैट इज पर्टिकुलरली मोर मीनिंगफुल. इसलिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी से आगे बढ़ते हुए वेरिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन देता है जिससे कि हम अपने पूरे सेट ऑफ डेटा को समझ पाए. तो इसमें हमारे पास मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि आपके जो ये सारे डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करता है कि आपके जितने भी डेटा पॉइंट्स है, जितने भी वैल्यूज हैं, आपके जितने भी डेटा है, वो अक्रॉस दिस सेंट्रल टेंडेंसी वो कितना वेरी करता है ये हम उसमें देख पाते हैं. मीन से कितना ज्यादा वो उसका डिस्पर्सन है, मीन से कितना ज्यादा डिविएटेड है, वो हमें पता चलता है whenever you are going for measures of variability. There may be the other basic measures of variability is there which starts from range. Range जब हम बात करते हैं तो सबसे बेसिक मेजर है वेरिएबिलिटी का, जो कि एंटायर स्प्रेड को बताता है कि आप आपका डेटा सेट कितना ज्यादा फैला हुआ है या कितना ज्यादा उसका फैलाव है, वो हम देख पाते हैं रेंज में. और उससे आगे बढ़ते हुए हम आपके डिफरेंट क्वांटाइल्स के बारे में हम देखते हैं. और क्वांटाइल्स है या उसको अगर हम बोले डिफरेंट, उसके क्वांटाइल्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. जैसे इसमें क्वार्टाइल्स आता है, आपके डेसाइल्स आता है, परसेंटाइल आता है. तो ये भी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का ही एग्जांपल है. और उसके आगे हमारे पास एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशंस है, और मीन डेविएशन से आगे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से आगे हमारे पास वेरिएंस है. या स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो लगभग एक ही जैसा
चीज है, तो उस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो measures of variability describes how far apart data points lie from each other and from the center of a distribution. तो हमारा वेरिएबिलिटी हमें अपने जो सेंट्रल टेंडेंसी है मीन मीडियन मोड से हमारा डेटा पॉइंट्स कितने ज्यादा व्हाट यू कैन डेविएट करते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है। एंड इट measures of variability give you descriptive statistics that summarizes your data। और एक तरह से हम अपने डेटा पॉइंट्स को समराइज कर सकते हैं। सपोज आई विल से दैट द एंटायर रेंज ऑफ माय डेटा पॉइंट इज 20 or 30, then you can say that data points, the difference between the minimum and maximum value is 30। So एक तरह से हम समराइज कर देते हैं कि नहीं हमारा जो स्प्रेड है वो इतना ज्यादा इस रेंज में स्प्रेड किया हुआ है। सो ये ये कहीं ना कहीं हमारे हमारे पूरे डेटा पॉइंट को समराइज करने में भी यूज होता है। विल टेक अप द एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपको बताया द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज is called range। So range बोलते हैं। You will see there some examples also। Then second one is interquartile range। The range of the middle half of a distribution। ये हम लोग देखेंगे। ये एक्चुअली है Q3 minus Q1। Q3 minus Q1। Q3 जो है क्वार्टाइल 3 है और Q1 जो है क्वार्टाइल 1 है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज करते हैं। और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है ये Q3 माइनस Q1 प्लस डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल डेविएशन मिलता है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज देयर, इज टू मच यूजफुल। हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। सो जितने भी स्टैटिस्टिक्स है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज है। वेरिएंस भी हम बताएंगे। एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट आई विल डिस्कस दैट वन आल्सो। सो रेंज आपका हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। आपके हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू वो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो रेंज बताता है। So if you talk about what the central tendency or average tells you the मोस्ट ऑफ द पॉइंट लाइज कहाँ आपके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लाई करता है, क्योंकि मीन से हमें ये पता चलता है, मोड से भी हमें ये पता चलता है, मीडियन से भी हमें ये पता चलता है कि आपका जो सेंट्रल पॉइंट है वो कहाँ है। या जैसे मीन निकाले तो मीन से पता चलता है हाँ ज्यादातर वैल्यू जो है इसी इसी के आसपास है। तो इसके बारे में बताता है हाउ फार अपार्ट दे आर। लेकिन आपका वेरिएबिलिटी जो है वो डेविएशन बताता है कितना दूर ये डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट सब है, कितने ज्यादा डेविएटेड है वो बताता है। दिस इज important because the amount of variability determines how well you can generalize just from। अगर आपकी वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा है या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस काफी ज्यादा है, दैट tells that whatever you are trying to conclude about your sample, it may not be generalized to the population because the variance is very high। इसलिए हमारा टारगेट ये होता है कि हमें एक ऐसा सैंपल लेके आना है जिसमें कि वेरिएंस लेस हो। सो वेरिएंस लेस अगर होगा तो आप जो भी सैंपल से आप जो भी कंक्लूड करेंगे वो कैलकुलेशन पे भी लागू होगा। तो one thing is that you use what you can say the optimal sample size। आप ऑप्टिमल सैंपल साइज बनाएं, ज्यादा से ज्यादा सैंपल साइज होगा तो अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि आप ऐसा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुन के लाएं जो कि पॉपुलेशन से के जैसा हो, पॉपुलेशन के नेचर से मैच करता हो, तो आपका वेरिएंस कम आएगा और आपको जो भी आप डिराइव करोगे अपने सैंपल पे उसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर पाओगे। तो ये हमें देखना है। डेटा सेट कैन हैव द सेम सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट लेवल्स ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ हाइजेंस। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका मीन जो है डिफरेंट सेट ऑफ डेटा के लिए मीन जो है वो सेम आए लेकिन वेरिएंस अलग अलग आ सकता है। दैट पॉसिबिलिटी कैन बी देयर कि आपको मीन तो मिल जा रहा है, मीन आपके पास वही वैल्यू आ रहा है बिकॉज इट इज टोटली मैथमेटिकल फॉर्मूला इज देयर। यू कैन जस्ट ट्राई टू सी कि अगर आप ऐड करके डिवाइड कर देते हैं यू गेट दैट मीन।
आप आप व्हाट यू कैन से, आप आप 3 4 5 6 ऐसे अगर आप वैल्यू ले लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 4 से, वट एवर नंबर यू विल गेट, यू कैन ऑलवेज हैव दैट सेम नंबर बाई 2 अदर नंबर्स आल्सो। मीन तो आपको सेम आ जाएगा, लेकिन वेरिएंस जो है वो अलग अलग हो सकता है। और इसके वाइस वर्सा भी है, वेरिएंस आपका एक हो लेकिन मीन अलग अलग हो सकता है। इफ यू नो ओनली द सेंट्रल टेंडेंसी और यू कैन नॉट say एनीथिंग अबाउट। तो इसलिए ये आप समझ लीजिए कि आप मीन जानते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप वेरिएंस के बारे में भी कुछ कंफ्यूज कर दीजिए। और वाइस वर्सा है, वाइस आप आप स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस के बारे में कुछ जाने तो आप मीन बता देंगे, ऐसा नहीं है। दोनों आपको अलग अलग जानना होगा, और इम्पोर्टेंस दोनों का मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एग्जाम्पल, वेरिएबिलिटी इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपका सैंपल, आपके 3 सैंपल यहाँ आपको दिख रहे हैं और मीन जो है लगभग सबका एक जैसा है। यू कैन जस्ट ट्राई टू सी, मीन जो है एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है, 200 इज द मीन, बट द वेरिएंस इज डिफरेंट। जस्ट ट्राई टू सी the spread of the values is totally different in this yellow curve, and then in the dark blue color, whatever 3 samples are there. So you can see, you collect data from 3 groups. This is one example. You are investigating the amount of time spent on playing video games daily by different groups of people. तो आप देख रहे हैं कि कितना समय वो वीडियो गेम खेलते हैं, वो उसका एक 3 सैंपल से डेटा लिया गया। हाई स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स और आपका एडल्ट फुल टाइम एम्प्लॉयज, एंड यू कैन सी दैट मीन इज सेम। सबका मीन जो है सेम निकल रहा है, लेकिन वेरिएंस जो है वो काफी ज्यादा स्प्रेड है। और ये ऐसा हो सकता है, यू कैन सी दैट कि आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसा हो सकता है कि यंग स्टूडेंट जो है, हाई स्कूल स्टूडेंट जो है, वो उनका हाईएस्ट टाइम स्पेंड इज मे बी 200 मिनट्स, 200 मिनट्स है। और वो ज्यादातर बच्चे का यही नेचर है, इसलिए इसमें स्प्रेड आपको ज्यादा, वेरिएंस आपको ज्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन आप अगर एडल्ट फुल टाइम एम्प्लॉय में देखेंगे तो आपका ऐसा दिखेगा कि नहीं, मीन 200 आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो कि बहुत कम समय वीडियो गेम खेलते होंगे, और ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जिनका कि बहुत ज्यादा समय वीडियो गेम खेलते हैं। तो दैट इज वेरिएंस इज टोटली डिफरेंट। तो आप ऐसा कहें कि मीन हमें पता है तो वेरिएंस सबका एक होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आपको दोनों चीज पता होना चाहिए, तब आप बता सकते हैं किसी सैंपल के बारे में कि उसका नेचर क्या है। ओनली ऑन द बेसिस, और कोई बोल देगा तीनों सैंपल का साइज जो है, तीनों सैंपल जो है एक जैसा है, क्योंकि तीनों 200 मिनट का टाइम है जो वो स्पेंड करते हैं वीडियो गेम खेलने के लिए। तो ये आप देखिए कितना व्हाट यू से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सैंपल सी है उसका नेचर कितना अलग है, कितना ज्यादा डिविएट करता है मीन वैल्यू से, काफी ज्यादा स्प्रेड है, आप देख सकते हैं। there are points which are very low low time spent is there on the mobile video games, and there are occurrence of high mobile screens also। तो हमारा इंटरप्रिटेशन आपका वेरिएंस के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो सैंपल का मीन एक होने के बाद भी फिगर इज टोटली डिफरेंट, फिगर जो है वो अलग दिखता है। तो ये ही यहाँ पे स्प्रेड किया गया। ऑल थ्री ऑफ द सैंपल्स हैव द सेम एवरेज वीडियो गेम यूज एट 195 मिनट्स। मैंने 200 बनाया बताया क्योंकि ये ग्राफ देख के 200 लग रहा था, तो मैं 200 बता दिया। बट we can say that it is 200, which is 195 minutes, exact value यहाँ लिखा गया है। Although the data follows a normal distribution, each sample has different spreads. Sample A has the largest variability while sample C has the smallest variability. तो ये हम देख सकते हैं कि सैंपल सी जो है वो आपका जो येलो वाला है, सैंपल सी, यू कैन सी दिस ग्राफ। सैंपल सी जो है ये येलो का, इसका वेरिएबिलिटी सबसे कम है, और सैंपल ए जो है उसका वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा है, डार्क
जो है, so that can happen, that is the possibility. Now as I was saying you that first जो वेरिएबिलिटी का मेजर है वो हम रेंज से निकालते हैं। तो रेंज जो है वो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर को हम माइनस करके यू कैन सी वन एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पे दिया गया है 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स दिया गया है। So it is written in random order, increasing and decreasing, everything is mixed here. But if you arrange it in ascending or descending order, if you minus 64 minus 42, highest minus lowest value be, then you get 22, so range is 22. इस तरह से रेंज हम निकालते हैं। इन केस ऑफ एफ ऐसी टाइप हो गया। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास क्लास इंटरवल है, जैसे यहाँ दिख रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, range is calculated as 40 minus 0. So you have got the, actually it should be यहाँ 20 minus 30 और 30 to 40 होगा, ये गलत लिखा हुआ लास्ट वाला। लास्ट वन 30 minus 30 to 40, just 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. So it is 40 minus 0, 40 will be the range. तो क्लास इंटरवल भी है तो हाईएस्ट क्लास इंटरवल का हाईएस्ट वैल्यू एंड जो सबसे लोएस्ट क्लास इंटरवल है उसका लोअर वैल्यू, ये दोनों को माइनस करने से यू गेट दैट रेंज। तो इन दैट वे यू कैन डू। So then I told you about quartile deviation, interquartile range. So you can see quartile deviation is statistical that measures deviation in the middle of the data. हम एक फिगर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जब फिगर बताया गया you just try to see। ये जो है you see this particular normal probability curve, I will go back and again explain। आप देखिए ये टोटल स्प्रेड ऑफ डेटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल स्प्रेड ऑफ डेटा है। ये पीक वैल्यू जो है यहाँ पे आपका मीन वैल्यू लाई करेगा, या मीन इज देयर, एंड देन यू कैन सी दैट मीन से आपको Q1 एक्चुअली आपका क्वार्टाइल जो होता है, जैसा कि नाम से है क्वार्टाइल जो है आपके पूरे डेटा सेट को चार वैल्यू में डिवाइड, चार डिवीजन कर देता है, इसलिए इसका नाम है Q1 Q2 Q3। एक्चुअली Q1 Q2 Q3, Q4 लिखा गया है बट लेकिन एक्सप्लेन यू कैन अंडरस्टैंड। तो आपके पास Q1 जो है और आपके पास जो Q2 है और Q3, तो आपका जो Q1 होगा वो 25% केस के लिए है, then you have got 50% केस, then you have got 75% केस। तो बाकी बचा हुआ जो है जिस पता चले, suppose this is Q1, this is Q1, and here somewhere is Q2, and this is Q3। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। तो क्वार्टाइल जो है वो आपकी डेटा पॉइंट को चार वैल्यू में डिवाइड करते हैं, इसीलिए आप Q2 जिसको बोल रहे हैं Q2 इज एक्चुअली द मीडियन। Q2 को अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आपका मीडियन पॉइंट है, मीडियन जो हम लोगों ने अभी देखा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो Q2 इज इक्विवेलेंट टू योर मीडियन। तो आप ये समझ लीजिए कि इसी भी फॉर्मूला ऑल्सो, उससे भी पता चलेगा जिस तरह का मीडियन का फॉर्मूला है जिसमें हम लोग
आपका मीडियन क्लास का जो फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, लोअर लिमिट प्लस दैट n बाई 2 करके हम लोग किए थे, तो n बाई 2 से हमें मीडियन क्लास का जो वैल्यू निकालने में बनता है तो क्या होगा, और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस किए थे। तो Q2 इज एक्चुअली इक्वल टू मीडियन। मीडियन जो है वो Q2 के बराबर है। सो एक्चुअली ये क्वार्टाइल जो है, ये इसको चार, कैसे क्वार्टाइल चार भाग में, एक्चुअली देखिए यू हैव गॉट थ्री Q1, Q2 and Q3 only, but actually the whole data set is divided into four part: one first part, second part, third part, and this is the fourth part. So in this way आपका Q1 और Q3 के बीच का जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इफ यू वांट टू गेट द क्वार्टाइल डेविएशन देन यू डिवाइड इट बाय 2। तो ये आपका बेसिकली ये हम करते हैं। जस्ट नाउ यू ट्राई टू सी द दिस वन, दिस पर्टिकुलर थिंग जो पहले हम लोग देख रहे थे। क्वार्टाइल डेविएशन इज स्टैटिस्टिकल दैट मेजर्स डेविएशन इन द मिडिल ऑफ द डेटा। हमने देखा मिडिल ऑफ द डेटा हमने कैसे, ये मिडिल ऑफ द डेटा है, यहाँ पे ये मिडिल ऑफ डेटा है, यहाँ से इधर कितना स्प्रेड हुआ है, हाफ ऑफ द केस, हाफ ऑफ 50% ऑफ द केस इधर कितना गया है, मिडिल जो 50% केस है वो किस किधर दोनों तरफ कितना स्प्रेड हुआ है, उसी को हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। और ये हम दोनों का एवरेज लेने से इसे डिवाइड बाय 2 करके हम इसको निकालते हैं। जस्ट ट्राई टू सी, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया Q3 माइनस Q1, तो दोनों पॉइंट था। एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो रिफर्ड टू सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द, तो इसको Q3 माइनस Q1 करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर, इसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन, वो हम लोग इंटर क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, है ना। जस्ट ट्राई टू सी, ये पूरा हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इसी को अगर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो हो जाएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। सो नाउ द थिंग इज दैट यू शुड नो, बिकॉज मैंने बताया आपको कि रेंज कैसे निकलेगा, इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि हाउ यू विल गेट दैट, व्हाट यू कैन से द क्वार्टाइल्स का क्या फॉर्मूला। सो एज आई टोल्ड यू दैट Q2 जो है वो आपका मीडियन है, Q1 जो है 25% केसेस के बारे में बात करता है, Q3 जो है वो बात करता है आपका व्हाट यू कैन से 75% केसेस का। तो ये 25% केसेस का बात कर रहा है, 25 प्लस 50 जो है 75 हो गया। तो ये 75% केसेस जो है वो कैसे कैसे पता चलेगा, इफ यू आर गोइंग टू गेट दिस Q3, और हम Q3 निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा के बारे में पता चल जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये Q2 जो है, अगर हम Q2 निकालते हैं, Q2 जनरली हम लोग निकाला नहीं जाते, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, Q2 जो है वो आपका मीडियन भी है। जो Q2 का फॉर्मूला होगा द सेम फॉर्मूला इज ऑफ मीडियन। अब ये हमें समझना है कि ये जो क्वार्टाइल है या मीडियन है या Q2 है, या आपके पास अगर आपने सुना होगा डेसाइल का नाम आपने सुना होगा, यू हैव आल्सो हर्ड द नेम ऑफ परसेंटाइल, ये सब सारे जो टर्म्स हैं ये एक्चुअली हमारे डेटा पॉइंट को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करने, तो जैसे परसेंटाइल है, परसेंटाइल डिवाइड्स द होल डिवीजन इनटू 100 डिविजन्स। और उसी तरह से आपके पास जो मीडियन है वो आपको दो डिवीजन में डिवाइड करता है। मीडियन आपको बताया गया कि दो पार्ट में डिवाइड करता
क्वार्टाइल जो है, अभी जैसे हम लोग क्वार्टाइल जो है वो 4 भाग में दिया, डेसाइल जो है वो 10 भाग में दिया। बट व्हाट इज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने बोला ये सबको क्वांटाइल बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के क्वांटाइल्स हैं। क्वार्टाइल भी एक क्वांटाइल है, डेसाइल भी एक क्वांटाइल है, परसेंटाइल जो है वो भी एक क्वांटाइल है। बट whenever you divide into certain factors, certain divisions, certain different parts, तो ये हमारा आपको एक तरह से आपका फॉर्मूला सबका एक ही है। अगर आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हमारे पास मीडियन होता है, यू हैव यूज दैट फॉर्मूला n by 2, क्योंकि दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है। when we have got this formula, what you can say quartile, तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए n by 4 है, सेकेंड क्वार्टाइल के लिए 2n by 4 है। 2n by 4 को ही अगर आप देखेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n by 2 हो जाएगा, इसलिए Q2 जो है इक्वल टू मीडियन होता है। देन 3n by 4 है, तो टोटल हमने क्या क्या निकाला, Q1 Q2 एंड Q3, तीन तीन क्वार्टाइल हमने निकाला, लेकिन टोटल डेटा से 4 भाग में डिवाइड। उसी तरह से जब हम परसेंटाइल निकालेंगे, you will get डेसाइल निकालेंगे, you will get D1 D2 D3। तो D1 क्या होगा, n by 10, D2 क्या होगा, 2 2n by 10, D3 क्या होगा, 3n by 10, D4 क्या होगा, 4n by 10। इस तरह से होगा, and you will get 9 such decile values, and the whole data set will be divided into 10 parts, 10 parts में डिवाइड। उसी तरह से परसेंटाइल में हम लोग डिवाइड करेंगे 100। So percentile, first percentile will be n by 100, then 2n by 100, then 3n by 100. Like that, you will get 99 such percentiles, and whole data set will be divided into 100 divisions. तो इस तरह से हमारे पास जो क्वार्टाइल्स है उसका यूज है। हमने सिर्फ क्वार्टाइल बता रहे हैं क्योंकि जनरली हम जब वैल्यूबिलिटी का बात करते हैं तो हमारे पास क्वार्टाइल जो है वो उसी को हम ज्यादातर यूज करते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू यूज डेसाइल्स और परसेंटाइल, बट यू कैन आल्सो यूज इट एज ए रेफरेंस। उसको भी हम लोग यूज करके डेटा सेट के डिफरेंट डिविजन्स को बता सकते हैं कि आपका डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है। तो इन दिस वे यू डू दिस पर्टिकुलर get the quartile deviations. So suppose this example is there, यहाँ पे आप देखिए कुछ वैल्यू दिया गया है, तो अरेंज किया गया है इसको, फिर पहले डेटा सेट वैल्यू दिया गया तो इसको अरेंज कर दिया गया। So you have got this ascending order, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यू है। तो 11 का हम n+1/4 पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि ये जो है ये आपके पास ऑड वैल्यू था। ऑड को हम लोग जानते हैं, ऑड और इवन के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो n+1/4 मैंने बोला 4 से डिवाइड होता है, तो आपको मिल गया, you have got n equal to 11, so you have got 11 1/4 position, that is third position, and that third position पे जो वैल्यू है वो 25। नाउ कंप्यूटिंग Q3 के लिए मैंने बोला था 3n/4 होगा, और यहाँ n ऑड है तो 3n+1/4 है, एंड यू हैव गॉट Q3 वैल्यू एज बिफोर आपका आया आपका Q3 का वैल्यू। सो जैसा कि फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो Q3 आपका मिल गया 34 एंड Q1 आपके पास 25 है, माइनस करके यू हैव गॉट योर क्वार्टाइल डेविएशन एज 4.5। दैट मीन्स आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट इस तरह से करेंगे कि आपके जो मिडिल 50% केसेस है वो उनका स्प्रेड जो है वो 4.5 रेंज में है। सो यू कैन सी दैट मिडिल जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यू का जो मिडिल, आप अगर 3 को छोड़ दें, ये 26 से लेके आप 30 तक देखें तो ये देख सकते हैं कि इसका जो रेंज है वो आपका 4 के रेंज में आपको दिख रहा है। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन जो है इस तरह से हम यूज करते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ मिडिल 50% केसेस। वो 50% केसेस जो है जो कि अपर और
मीन से 50% ऊपर और मीडियन से 50% ऊपर, और मीटर से नॉट लाइक दैट, मीडियन से 25% ऊपर और मीडियन से 25% नीचे, यू कैन फाइंड आउट उसके बीच का रेंज क्या है. सो दिस इज the way we use quartile definition. Similarly, it is can be done for group data, जैसे कि हम लोगों ने मीडियन के लिए किया था. जस्ट ट्राई टू सी, हमें यूज तो करना है लास्ट में फॉर्मूला Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन इसके लिए हमें Q1 पता होना चाहिए, Q3 पता होना चाहिए. Now you know that this is the formula L equal to n by 4 Q1 के लिए, और Q3 के लिए L प्लस 3n/4. और आप देखिए इस फॉर्मूला को देखिए, और आप इसी फॉर्मूला को मीडियन वाले फॉर्मूला जो हम ग्रुप डेटा के लिए यूज किए थे उसके साथ देखिए, विल गेट दैट दिस बोथ फॉर्मूलाज आर सेम. आप अगर यहाँ Q2 लिखें, Q2 क्या होगा, L प्लस आई 2n/4, n/4 का मतलब हो जाएगा n/2, सिंप्लीफाई करेंगे बाकी सारा चीज सेम रहेगा. एंड यू जस्ट ट्राई टू सी दैट Q2 फॉर्मूला विल बी सेम एज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन. इसलिए Q2 जो है वो मीडियन के फॉर्मूला से मैच करता है. So in this sense, you can see that if you know the formula of median, you can always get the formula of Q1, Q3, and then if you once get Q1 and Q3, आपको Q1 मिल जाएगा, Q3 मिल जाएगा, तो you put the आपको n/4 12.5 आया है. 12.5 देखिए यहाँ पे कहाँ पे है. 12.5 जो है, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में है, इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको दिखता है 12.4. तो इसका लोअर लिमिट क्या है वो आप देखिए. इसका लोअर लिमिट 159.5 है, एग्जैक्ट लोअर लिमिट 159.5 है. तो ऐसे तो दिख रहा है 160, लेकिन एग्जैक्ट लोअर लिमिट है 159.5 इसका, 160.5. फ्रीक्वेंसी भी आपका दिया गया है उसमें. फ्रीक्वेंसी जो है इसका 10 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है. यही सब वैल्यू यहाँ रखा गया है. देखिए एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी 4 है. आई क्लास इंटरवल का साइज 5 है. उसको जब हम पुट करते हैं तो यू गेट योर वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1 एज 162.62. तो इन द सेम वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Q3. इसमें वही करना, 3n/4 जो है वो आपको मिल रहा है 37.5. you go in that particular Q3 class, you will get that what you can say, the cumulative frequencies 37.5 कहाँ हो रहा है, इस ग्रुप में हो रहा है, 70 इस ग्रुप में 175 179 वाले ग्रुप में. इसको यूज करना है. आप देख लीजिए इसके पहले की फ्रीक्वेंसी 30 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है. जस्ट ट्राई टू सी द सेम थिंग हैज बीन यूज्ड हियर. आपको दिखेगा 159.5 का, ये तो उसका है. Q3, just try to see 175 minus 179, the exact lower limit 174.5. क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है और फ्रीक्वेंसी जो है 8 है. इसको पुट करने से 179.19 है. एंड देन यू पुट इन द वैल्यू Q3 minus Q2 divided by Q by 2. So you get quartile deviation as 8.28. तो इस तरह से क्वार्टाइल डेविएशन हम निकालते हैं ग्रुप डेटा के. नाउ दिस नेक्स्ट थिंग इज एवरेज डेविएशन. एवरेज डेविएशन जो है वो आपके एवरेज से आपका डेटा पॉइंट्स ऑफ कितना डेविएटेड है वो निकाला जाता है. तो आप देख सकते हैं आपका एवरेज जो है कितना निकल के आ रहा है इसमें. ये है अनग्रुप डेटा के लिए, 1 2 3 4 5 डेटा है. तो आपका एवरेज निकल जाएगा, ऐड करने से 50 आ रहा है, 50 डिवाइडेड बाई 5 10 आया. डेविएशन कितना हो रहा है, ये 6 माइनस 10 माइनस 4 8 माइनस 10 2. और इसको जब हम, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि डोंट डायरेक्टली ऐड. अगर आप इसको डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं तो ये तो ऐड करने के बाद जीरो आ जाएगा. 4 माइनस 2 6, 2 प्लस 4 6, तो ये जीरो हो जाएगा. तो हम लोग का रूल ये है कि यू जस्ट टेक द मॉडुलस ऑफ दैट वन, मतलब हर वैल्यू को पॉजिटिव लेकर चलना है. ये 4 और 2 जो है वो भी प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस 2 और 4 भी प्लस ही है. तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर चलना है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से हमारा पास ये टोटल मिलकर 12 हो गया. 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 आपका एंड है.
तो you have got your average deviation या mean deviation as 2.4. But basically we don't use this one because सबसे बड़ा मैटर है कि आप नेगेटिव साइन को नहीं कंसीडर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस है। उसी तरह से आपके पास ग्रुप डेटा अगर है, यू हैव डन द सेम थिंग, यू कैलकुलेट द मीन। आपके पास मीन जो है वो निकल के आ रहा है, तो निकालने के बाद यू जस्ट कैलकुलेट द डेविएशंस। तो डेविएशन जब आप निकालते हैं, ये मीन आपका 91.67 या क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है, ढक गया है ये। सो वी हैव गॉट दिस मीन वैल्यूज। मीन वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, एफ एक्स बाई एन होगा, और आपका जो डेविएशन सब है, मीन आपने मिड पॉइंट निकाला, आपने फ्रीक्वेंसी निकाला। मिड पॉइंट आप जानते हैं कैसे निकालना है, दोनों को एट टू से डिवाइड करिए, फ्रीक्वेंसी है आपके पास, एफ एक्स बाई एन कर देने से आपके पास मीन निकल के आ जाएगा। मीन यहाँ जो भी आया 91.67, और इसको आप x के साथ माइनस करेंगे। x जो है आपका ये मिड पॉइंट है, इसके साथ m माइनस एक्स कर रहे हैं, m ये है, यहाँ ये निकला है, माइनस एक्स कर रहे हैं तो माइनस में आया ये इस तरह से, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी आया। एंड देन व्हाट यू डू, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस आपने स्मॉल x निकाल लिया, अब ये स्मॉल x को अगेन फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -61, 60 ये सब निकल के आया। बट अगेन यू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट मींस दिस इज 61, दिस इज 61.33, लाइक दिस ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज इसको बनाने के बाद आप ऐड कर लें, इसलिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का मार्क्स दिया गया है, मॉडुलस ऑपरेशन का मार्क्स दिया गया है, तो आप इसको ऐड कर लें और डिवाइडेड बाय एन जो है आपका 60 है, तो आपने डिवाइड कर लिया, सो यू गॉट एवरेज डेविएशन। तो ग्रुप डेटा के लिए हम इस तरह से करते हैं, इट इज क्वाइट सिंपल, और अनग्रुप के लिए भी मैंने आपको बताया। नाउ द नेक्स्ट थिंग which is there is that is called standard deviation. ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है whenever you are doing statistics, और मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है ये। इसके द्वारा जो आप कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन पूरे डेटा सेट पे निकालेंगे, वो कम एरर देगा, आपका एक तरह से पूरा डेटा सेट को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट सिंपल इज देयर दैट यू जस्ट ट्राई टू स्क्वायर द वट एवर डेविएशंस यू आर गेटिंग। आपने एवरेज डेविएशन में स्क्वायर नहीं किया, या क्या किया आपने, आपने उसको पॉजिटिव ले लिया, ऐड करके डिवाइड कर दिया टोटल लाइन से। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो भी डेविएशन निकला, सपोज दिस इज अनग्रुप डेटा, कुछ अनग्रुप डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यू है, और 8 ये स्कोर्स को हमने इसका मीन निकाल लिया। मीन जो आया आपका 480/60 किया, तो आपका जो मीन आया दैट इज 60 आपका मीन आया। तो 60 मीन आया, आपने इसको माइनस कर लिया, इसके साथ 52 माइनस 60 माइनस 8, 50 माइनस 60 माइनस 10, 56 माइनस 60 माइनस 4, एंड यू हैव गॉट सम पॉजिटिव वैल्यूज आल्सो। एवरेज डेविएशन में हम इसको सबको ऐड कर लेते थे, इसको सबको पॉजिटिव मान के ऐड कर लेते थे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम इसको स्क्वायर करते हैं, 864 10 100 हो गया। So all are now had become positive numbers, और इसको ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद you just because you have squared, you have to take square root, तो एवरेज स्क्वायर रूट का डेविएशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो हमने स्क्वायर डेविएशन का एवरेज का स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ 382 डिवाइड कर दिया हमने उसको 8 से, और उसके बाद उसको फिर स्क्वायर रूट ले लिया। We have got ये 382 divided by 8 as 47.7, उसका स्क्वायर रूट करने से 6.91 आया। So this is the way that you calculate standard deviation for ungrouped data. आपके पास ungrouped data है तो आप इस तरह से करें। Now if we have got group data, अगर आपके पास group data है तो इसके दो मेथड मैंने बताया है, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। You will see that you get the same thing.
So you just try to see, you have got class intervals, you have got frequencies, ज़्यादातर ऐसे ही रहता है data point, and then you get the midpoints. आप midpoints सब निकालेंगे, midpoints of this class intervals आपको midpoint मिल गया. Then you get fx. Fx means this capital X minus into frequencies 128, 250. So you have got your fx, and by using fx you can get your mean, that is 2760 divided by 25. 2760 divided by 25 is your mean, exact mean, and then deviation from mean you have to find it out. X equal to small x. Now you are getting small x equal to uh, x minus m. X is this one, m is this 2760 divided by 25. जो यहाँ मीन निकल के आएगा उसको हम हर x के साथ माइनस करके देखेंगे. So you have got these values. आपको ये सारे values मिल गए हैं, और you have got your what you can say deviation from x. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का, बिकॉज यू जस्ट ट्राई टू सी दिस इज द फॉर्मूला आई हैव रिटन दिस हियर, दिस इज शोइंग इट एग्जैक्टली व्हाट इज द फॉर्मूला. यहाँ जो लिखा गया है बिकॉज ऑफ फॉर्मेटिंग एरर, ये जो फॉर्मेटिंग कैनवस में हम स्क्वायर कर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए इसको यहाँ तो आपको नहीं समझ, ये fx2 लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये है f मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर जो है ये डेविएशन स्क्वायर है. सो डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, 17.6 का स्क्वायर 309.76 है, 14.6 का स्क्वायर 213.16 है, 0.4 का स्क्वायर 0.16 है. डेविएशन का स्क्वायर करके और इस डेविएशन स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई, that means this one is 309 is multiplied with this 309 is multiplied with 1, so that's why you have got 309. Then 213.16 multiplied by 2, then 134.56 multiplied by 2. Similarly, this is multiplied by this, and you get this fx square column. So you have got frequency multiplied by deviation squares. So आपके पास fx आ गया, and then you take the average. Average means you have to divide it by 25. Yeah, ये आया value आया 1588 divided by 25 you have done, and after dividing it by 25 you take the square root. So you have got your value as 7.97. Hopefully you have understood. First, what you have done, you have taken the midpoints. These two things will be there in the problem. Class interval and frequencies will be there. You first try to find out the midpoints. Then you just try to get the f into x, capital X, exact values. To multiply these two things. Then you divide fx by n. n is here 60. Divide करने के बाद जो भी निकल के आया आपका वो आपको यहाँ यूज करना है. This is exactly x. So you have got your small x, then you square it, उसको square कर दीजिए, then again you multiply that x small x square into f, and then you get this column, and when you got this addition, then you take the average. Average means you have to divide by whole n, that is summation of f or n, whatever total n is there, and then you take the square root, then you get the SD. So SD is 7.97. Now if you want to the same thing using a shortcut method, then what you have to see, you have to assume a mean. So suppose you have got frequencies. This is the same problem. You have got this class interval, you have got the frequencies, and you have got the midpoints. Midpoints are there. आप इस midpoint से you just suppose you have taken this as assume mean. शॉर्टकट मेथड आप कर रहे हैं, मीन नहीं निकाल रहे हैं. That is the only thing that this is the assumed mean. This is the assumed mean. You are assuming it as a mean.
तो आपके पास 116 वैल्यू मिल है. तो अगेन व्हाट यू विल डू, x minus am assume mean divided by I is whole divided by I, जिससे कि हमारा जो व्हाट यू कैन से कैलकुलेशन जो है और आसान हो जाए. उसके लिए हमने क्या किया है, I से डिवाइड कर दिया. I कितना है यहाँ पे, 2 है. 27 29 था देगा, आपका जो है 2 है I. So you have got, let's try to understand. 128 minus 116. The total value is uh, 12. 12 will get, and actually it is exactly possible कि what you can say, it is not actually 2, it is actually 3, because हमने what you can say overlapping class interval नहीं है. ये आपके ओवरलैपिंग में हम इस तरह से करते हैं. ये तो आपका नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है, बिकॉज 100 से 102 है. then you have left at 102 and then you have started by 103. so अगर आप ये टोटल देखा जाए तो ये 3 हो जाए. और ओवरलैपिंग केस में ऐसा होगा 2. जैसे एक बहुत बार होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. उस केस में हम उस तरह से करते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, ये एंटायर आई इज टोटल स्प्रेड, ऑल द पॉइंट्स विल बी टेकन. तो यहाँ 100 से 102 का मतलब हो गया यू हैव गॉट 3 पॉइंट्स. तो ये 3 है, हर जगह 3 है, आई जो है 3 है. तो यू हैव गॉट 128 माइनस 116. सिमिलरली 125 माइनस 9 आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3. So you have got small x. Small x आने के बाद हम small x का स्क्वायर कर लिए. 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4. And then you again multiplied this all with the frequencies. This one, this one, this. ये multiply करने के बाद you got fx square. Then if you add this fx square, you got 164. 164 आ गया. और ये fx square जो है, ये आपका यूज करेंगे हम आपके इसका एवरेज निकालेंगे. ये फैक्टर, ये जो है this particular thing has been used here. Here it is, है ना. तो आप देख सकते हैं एफ एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये एक्स स्लैश दे के लिखा गया क्योंकि एज्यूम मीन से हमने बनाया है, इसलिए यहाँ पे एफ एक्स एक्स डैश लिखा गया. अदरवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग इज दिस 164 जो है वो ये है. Now you also need, because you have done with a shortcut method, you need one more thing, that is fx. fx क्या है, it will clear the things. So fx क्या है, आपके पास स्मॉल x यहाँ है और इसके साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप निकालेंगे ये 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 जो है ये आपके fx है. fx के बारे में हम इस ये दोनों कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से और इस कॉलम से. एंड देन यू ऐड इट. इसको ऐड करने से आपके पास वैल्यू जो आया वो क्या है, -20 आया. So this particular thing will be used here. तो आपका वैल्यू क्या है, just try to, I will write it here. आपका SD जो है I का मतलब 3 स्क्वायर रूट, लेते हैं. ये क्या है, ये आपका 164 5 पहला वाला फैक्टर, इसका माइनस कितना है, -20 डिवाइडेड बाई 25. इसका this is the thing. Hopefully now you will understand.
इसको जब आप सॉल्व करते हैं यू गेट योर SP as 7.29. So it is quite close to the previous one. नहीं बोलेंगे सेम आया है, but it is quite close. So आप assume mean method से भी बना सकते हैं, and you can always go with the long method also. So both the methods can be used while doing the calculations. So this is about standard deviation. Standard deviation को आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं. Now before going further, I will just try to, because ये जो है सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं जब हमारे पास जो रिसर्च में हम लोग इसका डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही सबसे ज्यादा यूज. तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ फॉर्मूला है फॉर द पॉपुलेशन. तो आप यहाँ देखिए, ये सेम चीज बता रहा है जो कि आपके पास पहले था. ये क्या है? एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन. हर एक्स का डेविएशन फ्रॉम द मीन, पॉपुलेशन मीन, ईच वैल्यू उसका स्क्वायर कर दिया जाए, उसका एवरेज ले लिया जाए एंड देन स्क्वायर रूट. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. अगर आपके पास पॉपुलेशन का आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, you go for the deviation from the population mean, square it, take the average, and then you make the square root. So this is for the population. Now if you see the same thing when you go for the sample, अगर हम सैंपल पे जाते हैं तो सैंपल में भी आपका डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द सैंपल. एक्स जो है, स्मॉल एक्स जो है सैंपल मीन. और एक चीज आप यहाँ हमेशा देखिए कि यू हैव गॉट दिस, only difference is there that there we are using n, here we are using n minus 1. Now the basic question is why you are using it n minus 1. हम n minus 1 क्यों कर लेते हैं? पहले तो n था जब हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं. But when you are going for finding out the standard deviation from the sample, we subtract minus 1. What is the reason behind? तो इसका जस्टिफिकेशन आप इस तरह से देख सकते हैं कि पॉपुलेशन तो आपका है, पॉपुलेशन के ऊपर ही हमें जनरलाइज करना पड़ता है. तो अगर आपके पास पॉपुलेशन है, then you are quite sure that whatever standard deviation we are getting, it is for the whole population, and you are very much sure about that there is no error of your standard deviation for the population. So इसमें तो फॉर्मूला वही लगता है. लेकिन whenever you have found, you are trying to find out the sample mean and sample standard deviation and you try to generalize it for the population, तो बहुत बार एरर का चांसेस होता है. एरर का चांसेस का मतलब ये है कि अगर आपके पास व्हाट यू कैन से, इफ यू आर नॉट एबल टू सेलेक्ट द सैंपल प्रॉपरली, तो अगर आपके पास आप और आप जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हमने सैंपल का साइज 4 ही ले लिया, वेरी लो नंबर है, जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल. आपका टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए 4 लाख हो और आपने सैंपल में 4 लोगों को ले लिया, दी ऑब्वियस थिंग इज देयर कि आपका जो डेविएशन जो है वो काफी कम आ जाएगा. तो अगर आपका डेविएशन काफी कम आ जाता है तो आपके पास ये ऐसा हो सकता है कि आपका जो जो इंटरप्रिटेशन हो वो टोटली गलत चला जाए और आप क्या करें कि आप एक गलत इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़ जाए. सो टू मेक इट वेरी मच श्योर कि आप इस तरह की गलती ना करें, यू जस्ट ट्राई टू मेक दिस पर्टिकुलर, अगर हम इसके नीचे का वैल्यू को बढ़ाते हैं, अगर हम इसको बढ़ा दें तो ओवरऑल वैल्यू विल, what will happen, overall value will decrease. अगर हम सैंपल का साइज इधर बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल वैल्यू विल डिक्रीज एंड अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड डेविएशन विल आल्सो डिक्रीज. और वहाँ पे चांसेस होता है कि हम बहुत ज्यादा एरर कर दें इंटरप्रिटेशन के लिए. कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम बहुत कम दिखा दे रहे हैं, बट एक्चुअली पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है.
So to reduce that type of mistakes, so that you can not go for wrong interpretation, हम क्या करते हैं कि प्रिकॉशन के लिए और एक सैंपल का साइज को और कम से कम -1 कर लेते हैं, जिससे कि अगर जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा आएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम n रखेंगे तो हमारा s का वैल्यू क्या होगा, और हमारे पास n-1 है तो हमारे पास s का वैल्यू क्या होगा। ऑब्वियसली n-1 में s का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जो नीचे का वैल्यू है उसको हमने कम कर दिया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगा। एंड इन दैट केस हम अगर ये प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो हमारे इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब सैंपल के बारे में बात होता है तो सैंपल के समय में हमारा जो फॉर्मूला है उसमें n-1 कर लेते हैं, जिससे कि हमारा इंटरप्रिटेशन दिस ऑल थिंग्स आई, आपको अगर स्टैंडर्ड डिविएशन को सॉल्व करना है तब तो आप वो फॉर्मूला यूज कीजिएगा जो कि हम अभी तक बताए। लेकिन अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, आप रिसर्च में इसका यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू टेक दिस मेजर्स। आपको ये मेजर्स अब यूज करके सारा कैलकुलेशन करने से आपके पास एरर कमिट करने का चांस कम हो। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग पर्टिकुलर n-1 हम कर लेते हैं। Now the last one is variance. The variance is just which is given by R.F. Fisher. The concept of variance is of great importance in advanced work where it is possible to split the total into several parts, each attributable to one of the factors causing variation. So हमने क्या किया, variance हर एक पॉइंट के लिए हम variance निकाल रहे हैं। मीन और मीडियन क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट देता है। वेरियंस क्या है, हर एक पॉइंट को कंसिडर करके हम निकालते हैं और उसके ऊपर हम डेटा कैलकुलेट करते हैं। और इससे क्या, वेरियंस इज मेजर ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स अराउंड देयर मीन वैल्यू। इट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द मीन, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द मीन। तो हम क्या स्क्वायर रूट नहीं लेके, स्क्वायर रूट नहीं लेके सिर्फ डेविएशन का स्क्वायर करके उसका एवरेज निकालने तो वेरियंस होगा। दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स वी से दैट इट इज जस्ट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। So the variance or mean square is the arithmetic mean of स्क्वायर डिवीजन। इसीलिए इसको हम बहुत बार वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। सो इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन, जस्ट स्क्वायर इट, दैट विल बी द वेरिएंस। तो हियर आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वेरिएंस, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस का बात है then you divide it by n only, but if the sample variance is there then you divide it by n-1. So, and basically you are using variance whenever you are going for ANOVA। ANOVA calculation में variance का काफी यूज है, and COVA जो analysis of covariance में भी इसका यूज है। So these are different measures of variability। आगे हम लोग ANOVA and COVA ये सब के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, but these are the basic measures of variability। So hopefully you have, I think that you have understood something about these basic parameters of measures of variability. Thank you.